जय हिंद स्टूडेंट, यू हैव आस्क्ड मी डायरेक्टिंग का सर पार्ट 2 बनाइए। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और आपने कहा ये रहा डायरेक्टिंग का पार्ट 2। इस पार्ट में हम समझेंगे लीडरशिप के बारे में और कम्युनिकेशंस के बारे में। आइए समझते हैं लीडरशिप। जैसे ही लीडर वर्ड का समझ में आता है तो आपको शायद कोई पॉलिटिकल लीडर याद आता हो, शायद नरेंद्र जी, हाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी याद आते हो, या कुछ को राहुल गांधी भी याद आते हो। तो लीडर वो नहीं है जिसके पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। यहां लीडर का मतलब है एक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करे, मोटिवेट करे और मेक श्योर करे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो। बस इसी फिनोमेना को अब समझते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स इन अ ग्रुप एफर्ट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। तो जो भी ऐसा करे वो व्यक्ति लीडर है और उस प्रोसेस को कहते हैं लीडरशिप। चलो एक एग्जांपल देता हूं। आपकी कंपनी है, मान लेते हैं इसमें आप तो बॉस हैं, पर आपके अलावा एक ऐसा वर्कर है, एक ऐसा फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति है जिसकी सब सुनते हैं। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, बाबा जी कह सकते हैं उसको, और सारे लोग उसकी बात मानते हैं। अगर उसने कह दिया काम बंद तो सारे वर्कर्स काम बंद कर देंगे। उसने कह दिया नहीं आओ चलो मिलकर दिन रात काम करते हैं, तो सब वैसे ही काम करने देते हैं। तो वो व्यक्ति कौन है? वही है एक लीडर। हाँ, आप कहेंगे सर मैं कौन हूं इस कंपनी में जो मैं चला रहा हूं, मैं तो बॉस हूं। आप हैं लीडर, पर आप फॉर्मल लीडर हैं, ठीक है। और वो व्यक्ति जो है वो पब्लिक द्वारा अक्लेम्ड एक्सेप्टेड लीडर है। चलो ये तो हो गया लीडर समझने का मतलब। तो एक लीडर इंडिविजुअल होता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उनके एफर्ट्स को हेल्प करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि याद रखिएगा यहां पॉजिटिवली देखा जा रहा है लीडर को, नेगेटिव सेंस में नहीं देखना है। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को पाने में औरों को मदद करता है, और वो व्यक्ति जो उनको फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं हम फॉलोअर्स। एक डेफिनेशन भी देख सकते हैं कुन्स ओडोनेल की, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विथ कॉन्फिडेंस एंड ज़ील। ठीक है, ज़ील मतलब एंथुजियाज्म। आइए कुछ फीचर्स ऑफ लीडरशिप समझ लें। लीडरशिप एक इंटरपर्सनल रिलेशंस का काम है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ आपको बॉन्ड बनानी होती है, आपको उनके साथ रिलेशन बनाती होती है, जिसके लिए आप उनको बात करते हैं, डील करते हैं, और कितनी अच्छे से आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं इसी पे डिपेंड करता है। और पॉइंट क्या है, लीडर्स के साथ फॉलोअर्स भी होते हैं। ये फॉलोअर कौन होते हैं? जो पीछे पीछे चलते हैं? नहीं, जो एक्सेप्ट करते हैं आपके द्वारा दिए गए सजेशंस को, मोटिवेशंस को, वो आपके फॉलोअर्स हैं। हर मोबाइल में या आजकल इंस्टाग्राम में भी तो फॉलो होता है ना, क्या कहते हैं, या फेसबुक पे भी होता है ना शायद ऐसा कुछ, फॉलो कर लो, फॉलो वाला मेरा बटन दबा लो, तो एक तरह से। और कॉमन गोल्स, ध्यान रखिएगा लीडर जब भी काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ध्यान रखे काम करता है, और वो सबऑर्डिनेट्स को भी उसी गोल्स की तरफ क्या करता है, ले जाता है। मतलब लीडर का गोल और सबऑर्डिनेट का गोल अलग नहीं होता है। नेक्स्ट है पर्सनल क्वालिटी। क्या हर व्यक्ति सबको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। देखिए कुछ ही लीडर है जिसको आप मानते हैं, ईमानदारी से कहिएगा, कुछ ही लोगों को आप उनकी बातें सुनना तैयार रहते हैं। वो आपके शायद प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, और इवन अपोजिशन में कोई और दूसरा लीडर भी हो सकता है, राहुल जी भी हो सकते हैं। बट मेरा टॉपिक है इन्फ्लुएंस जो आपको कर दे, है ना, कोई आपको इमोशनली टच करता हो, आप किसके साथ बात महसूस करते हो, वो आपका लीडर है। तो लीडरशिप आपके ऊपर अथॉरिटी चलाता है, आपके ऊपर अपना पावर चलाता है। आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो लीडर जो आपके ऊपर बैठा है वो फॉर्मल लीडर है। पर अदर देन दैट आपकी मर्जी, आप माने या उसकी बात ना माने। अब क्लास में है तो आपका टीचर आपका लीडर है, आपके स्कूल का प्रिंसिपल आपका लीडर है। समझ गए ना कितना अंतर है? तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, लीडरशिप एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हर समय हमें क्या चाहिए, अपने सबऑर्डिनेट्स का सपोर्ट चाहिए। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बिना सबऑर्डिनेट्स के, बिना वर्कर्स के चल सकती है? जी नहीं। तो लीडरशिप हर वक्त चाहिए। एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे पहली क्वालिटी साउंड फिजिक, मतलब तंदुरुस्त शरीर, स्वस्थ दिमाग। अब इमेजिन करिए एक लूला लंगड़ा आदमी है, ठीक से चल नहीं पा रहा है, खड़े नहीं पा रहा है, आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएगा? मतलब
उसकी पर्सनैलिटी भी तो ठीक ठाक होनी चाहिए। तो गुड हेल्थ होना चाहिए, अच्छी फिटनेस होनी चाहिए। यहां पे एक सेंस ये भी आता है कि एक नाटा सा व्यक्ति है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, एक नाटा सा व्यक्ति है, बहुत नाटा सा व्यक्ति है, और वो आपको कह रहा है लेफ्ट राइट चलो मार्च पास करते हैं। आप कहेंगे पहले दिखाई तो दो भैया, तुम हो कहां? तो वो अब कोई डील डॉल 5.5-6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी हो और आपको आवाज लगा परेड लेफ्ट टर्न, अब आप सोचिए सारे लोग सन्न हो जाएंगे। हाँ, अब आप मेरे बात से समझ रहे होंगे कि एक लीडर कैसा व्यक्ति होगा। फिजिकली अच्छा होना ही चाहिए और इंटेलिजेंट, डेफिनेटली एक लीडर को ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक व्यक्ति जो लीड कर रहा है, अगर वो ही उसके पास ही ब्रेन्स नहीं है, इमेजिन करिए क्या होगा। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी आगे? जी नहीं। तो एक लीडर को इंटेलिजेंट होना पड़ेगा ताकि वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, वो सही डिसीजन ले पाए, क्योंकि उसी के डिसीजन से सारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है। नेक्स्ट है, एक लीडर को इनिशिएटिव लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए, मतलब दूसरों का वेट ना करे, पहले कदम उठाए। वन हु स्टार्ट्स द एक्शन इज कॉल्ड एज इनिशिएशन करना। तो लीडर की एबिलिटी है दूसरों को सिर्फ आगे पुश नहीं करना है, बल्कि खुद आगे बढ़ करके काम करके दिखाना है। नेक्स्ट है, लीडर के अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब ईमानदारी होनी चाहिए। अगर लीडर लोगों को कहता है आप सच बोलिए, आप अच्छा चलिए, अच्छा बिहेव करिए, और खुद ही झूठ बोलता है, बदतमीजी करता है, क्या आप ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना पसंद करेंगे? जवाब है नहीं। देखिए गांधी जी को क्यों लोग फॉलो कर रहे थे? गांधी जी अगर लोगों को सिखाते थे कि सत्य बोलो, अहिंसा करो, सत्याग्रह करो, तो गांधी जी स्वयं कर रहे थे। गांधी जी खुद पुलिस से लाठी कई बार पड़ी, पुलिस की उनके ऊपर, कई बार वो जेल गए, पर उन्होंने अपना सत्याग्रह नहीं छोड़ा। तो कहा भी और किया भी, तो वो है इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है डिसिसिवनेस। एक लीडर के अंदर फैसला लेने की क्षमता होनी चाहिए। He has the ability to understand the situation and take timely decision, और वो भी फर्म डिसीजन। नेक्स्ट है इमोशनल स्टेबल। एक लीडर बार बार पर रोने लगे, बात बात पे हंसने लगे, मतलब कि वो स्टेबल ही नहीं है। किसी की एक छोटी सी बात पर उसको बहुत परेशानी होने लगे, उलझने लगे, ना 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 ना, तब वो अच्छा लीडर नहीं है। हाँ, एक अच्छा लीडर क्या है? स्टेबल माइंड का, इमोशनली स्टेबल है, कूल है, जल्दी गुस्सा नहीं होता है, और जल्दी जल्दी किसी पे तुरंत कह सकते हैं एतबार भी नहीं करता है। सोचता है, समझता है, आराम से फैसले लेता है, पर सही फैसले और निर्णय लेता है, क्योंकि वो इमोशनली स्टेबल है। चलो, ये तो हो गया लीडरशिप के बारे में। आइए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझे। इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना है। हाँ, कम्युनिकेशन पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना है, चाहे वो बैरियर्स या सजेशंस टू रिमूव द बैरियर पे क्वेश्चन बने, पर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कम्युनिकेशन, हाँ, लैटिन वर्ड है कम्युनिस, जिसका मतलब होता है इन कॉमन, मतलब जो मेरे मन में है वो तेरे मन में भी पहुंच जाए। What I have in my mind should reach to you in the same sense, in the same way to your mind. क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में हम एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस करते हैं, इवन इमोशंस को भी हम कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन 2 और मोर पर्संस टू क्रिएट अ कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाँ, आपकी और मेरी सोच समझ अगर एक जैसी आ जाए मेरे एक्सप्रेशन करने से, एक्सचेंज ऑफ थॉट, फैक्ट्स, इमोशंस करने से, तो समझ जाइए, देखिए आंसू भी एक कम्युनिकेशन है। ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन क्या है, फिर आइए डेफिनेशन से समझते हैं। कीथ डेविस की डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बहुत सिंपल डेफिनेशन। आप और मैं तो बिना कम्युनिकेशन के जी ही नहीं सकते आज। आइए ऑर्गेनाइजेशन में देखें कैसे कम्युनिकेशन हेल्प करती है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला, कम्युनिकेशन करने के लिए आप अकेले नहीं हो सकते। क्या आप अकेले ही कम्युनिकेट करेंगे, अपने आप से बात करेंगे? लोग कहेंगे अरे भैया पागल हो गया है। वैसे अपने आप से बातें करना भी चाहिए। कब? रात को जब आप सो रहे हो, अपने अपने आप से पूछिए कि आज मैंने दिन भर क्या किया। तो ये तो हो गया इंट्रोस्पेक्शन वाला, पर मैं बात कर रहा हूं कम्युनिकेशन वाला। एक ऐसा स्टेप, एक ऐसा काम जिसमें कम से कम 2 लोग इन्वॉल्व हो, एक सेंडर हो तो एक रिसीवर हो, मतलब एक कम्युनिकेटर हो तो एक कम्युनिकेटी हो। नेक्स्ट, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। रेगुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो हमें देती रहनी पड़ती है।
क्योंकि जब हम एक इंफॉर्मेशन देते हैं तो सामने से क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट आएगा, फिर हम उसका जवाब देंगे, फिर क्वेरी आएगी, एंड दिस प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस। टू वे प्रोसेस है, ध्यान इसलिए दीजिएगा क्योंकि कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन देना भी है, अंडरस्टैंड भी करना है। कम्युनिकेशन में हम मैसेज पास ऑन करते हैं, साथ वाले का रिएक्शन, रिस्पॉन्स आता है, और ये प्रोसेस एक टू वे प्रोसेस बन जाता है। क्योंकि अगर मैंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, और आपने नहीं सुना, आपने क्या कर दिया, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, तो वहां पे कम्युनिकेशन हो गई बंद, मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, आपने पानी का ग्लास मंगवाया, हाँ आपने पानी का ग्लास मंगवाया, आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, कोई छोटा बेबी है आपके घर में, हाँ मतलब 5 साल से कम उम्र का बच्चा है कोई, और आपने उसको बोला गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बच्चा तो जानता ही है, आपको पहचानेगा, पर करके चला जाएगा। कहेंगे सर ऐसा क्यों? अरे भाई, आपने बच्चे की लैंग्वेज को, हाँ जो बच्चा समझता था उस लैंग्वेज में तो बात ही नहीं किया, आपने बात किया एक ऐसी लैंग्वेज में जो बच्चा शायद न जानता हो। आपके घर में अगर प्रॉपर, मतलब कह सकता हूं इंग्लिश रोज रोज स्पोकन नहीं हो रही थी, उसके घर की कॉमन लैंग्वेज, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो वन वे हो गया कम्युनिकेशन। क्यों वन वे हो गया, टू वे क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पानी मांगा, सामने वाले से तरफ से आपको पानी तो नहीं मिला। तो कम्युनिकेशन टू वे होनी चाहिए। आप अगर कुछ कहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, सामने से वैसा ही रिस्पॉन्स आना चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। ये वाला एग्जांपल आपने सोचा नहीं था। कम्युनिकेशन परवेसिव होती है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, हर लेवल पर चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के तीनों लेवल्स, टॉप लेवल जिसको हम हाँ सुपीरियर लेवल कह सकते हैं, मिडिल लेवल और सबऑर्डिनेट या लोअर लेवल, हर लेवल पे कम्युनिकेशन चाहिए, हर पार्ट में चाहिए, हर जगह चाहिए। नेक्स्ट है मल्टी चैनल। इसका मतलब है कम्युनिकेशन कई रूप में की जा सकती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन हो रहा है, मतलब जहां ऑफिशियल लाइन का फॉलो हो रहा है। इनफॉर्मल रिलेशन हो सकती है, मतलब फ्रेंडली रिलेशन हो सकते हैं। वर्टिकल रिलेशन हो सकती है, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड हो सकती है। हॉरिजॉन्टल रिलेशन हो सकती है जिसमें टू बॉसेस ऑफ द सेम लेवल पे हो, ये सब हो सकता है। तो कम्युनिकेशन कई चैनल से फ्लो कर सकती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एक सर्कुलर प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कम्युनिकेशन में सेंडर है तो मैसेज है, रिसीवर है तो फीडबैक है, फिर सेंडर है, फिर मैसेज है। सो इट इज लाइक अ ऑनगोइंग प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक फ्लो ऑफ मैसेज से फॉलो करती है, मैसेज के बाद फीडबैक, फीडबैक के बाद फिर अनदर मैसेज, एंड उसके बाद फिर रिपीट। सो एक सर्कुलर प्रोसेस है। आइए एक एग्जांपल से साबित करूंगा आपको क्या कम्युनिकेशन का स्टेप्स होता है। ये स्टेप्स आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। स्टेप्स या प्रोसेस जब आप याद करते हैं तो आप इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, आप सेंडर को सेकंड नहीं कर सकते, आपको सेंडर पहले ही रखना है। फर्स्ट पॉइंट आपका एस सेंडर ही होगा। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले एक सेंडर होता है। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज शुरू करता है। हम इसे कई बार कम्युनिकेटर भी बोलते हैं। ये वो व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में कोई आइडिया आया है, जो कम्युनिकेट करना चाहता है, जो अपने आइडिया या मैसेज को पास ऑन करना चाहता है। ठीक है, ये कह सकते हैं सोर्स होता है। अब इसके पास क्या है? कम्युनिकेशन देने के लिए मैसेज है। तो सेकंड है, सेंडर के बाद सेकंड स्टेप क्या है? मैसेज। मैसेज वो है जो वो पास ऑन करना चाहता है। वो वर्ड्स हो सकते हैं, आइडिया हो सकते हैं, इमोशन हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। थर्ड का स्टेप आपका एनकोडिंग। कम्युनिकेशन करने के लिए मैसेज को क्या करना पड़ता है? एनकोड करना पड़ता है। एनकोड का मतलब होता है प्रॉपर वर्बल, मतलब शब्दों का इस्तेमाल, और बिना शब्दों का इस्तेमाल किए भी आप मैसेज दे सकते हैं। एग्जाम्पल तो बिना शब्दों वाला, आई एम ड्रिंकिंग अ टी। चलिए ये तो एग्जाम्पल हो गया नॉन वर्बल का। तो क्या हो सकता है इसमें? आइडियाज जो ट्रांसलेट की जाती है थ्रू लैंग्वेज चाहिए, वो वर्ड्स, वो सिंबल, वो जेस्चर बताइए जो सामने वाले को, किसको? कम्युनिकेटी को पता हो। आपको उसकी लैंग्वेज पे आना पड़ेगा। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें सारे प्रोसेस आ जाएंगे। और क्या होना चाहिए उसमें? एक चैनल का इस्तेमाल होना चाहिए। चैनल मतलब वो मीडियम, वो रूट जिससे कि मैसेज पास ऑन हो। अब आपका चैनल डायरेक्ट टू डायरेक्ट हो सकता है, फेस टू फेस होता है, थ्रू अ फोन कॉल हो सकता है, थ्रू लेटर हो सकता था पहले जब होता था, थ्रू रेडियो, टेलीविजन। कम्युनिकेशन किसी भी मेथड से आपको वहां तक पहुंचाना है इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन जिसके पास पहुंचानी है वो कहलाता है कौन? रिसीवर। रिसीवर वो है जिसे हम मैसेज देना चाहते हैं, और वो क्या करता है? हमारी एनकोडिंग को डिकोडिंग करता है, हमारे बताए गए लैंग्वेज सिंबल्स को क्या करता है? वो अंडरस्टैंड करता है। जब वो अंडरस्टैंड कर लेता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या देता है? हमें फीडबैक देता है। तो 7 स्टेजेस हैं। आइए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, इस सातों को एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं सातों स्टेप्स को, 7 स्टेप्स हैं, याद कर लीजिए, सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। पहला है सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। ठीक है, SMECRDF। चलिए मैं तुम्हारे पर आता हूं। तुम घर गए, खुद से थके हुए घर गए, हाँ, और घर में, तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई बहन, कोई भी छोटा है, बस याद रखिए बहुत छोटा है, मतलब थोड़ा तुतला बोलता है वो बच्चा। और भाई आपके घर में और मेरे घर में तो हिंदी भाषा बोली जा रही है, हिंदी ही भाषा उसको समझ में आती है, लैंग्वेज हिंदी समझ में आती है, और तुतला के बोलता है ना, दीदी आ गई, भैया आ गया, दीदी दीदी आ गई। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है, अब तुम्हें क्या मंगवाना है? उससे पानी। तो तुम कौन हो? सोर्स, सेंडर। क्या है मैसेज तुम्हारे दिमाग में? मैसेज क्या है? पानी चाहिए तुम्हें। ध्यान से सुनिएगा, पूरा प्रोसेस आएगा। तुम घर पहुंचे हो, गर्मी का दिन है, तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम हो, मैंने कहा सेंडर, तुम हो कम्युनिकेटर, तुम्हारे पास मैसेज क्या है? पानी चाहिए। तुम इस मैसेज को एनकोड करोगे। एनकोड क्या करोगे? तुम उस जिसको रिसीवर है मेरा, वो बच्चा जो रिसीवर है घर में, उससे पानी मंगवाना है तुम्हें, तो तुम उसके हिसाब से एनकोडिंग करोगे। एनकोडिंग कैसे करोगे? तुम तो तुला के बोलोगे, है ना, कि आओ, मान लेते हैं घर के उस बच्चे का नाम है पीहू। पीहू आओ, पीहू आओ, आओ पीहू, मेरे लिए मम ले आओ। अब आपने उस लैंग्वेज, उस टोन का इस्तेमाल किया और उस एनकोडिंग का इस्तेमाल किया, जो एनकोडिंग किसके समझ में आने वाली है? उस रिसीवर को समझ। तो एनकोडिंग किया, चैनल क्या था तुम्हारा? डायरेक्ट फेस टू फेस। भाई फोन पे तो बात कर नहीं रहे हो, रेडियो से मैसेज भेजा नहीं है, चिट्ठी भी लिखा नहीं है, वैसे तो ईमेल भी आजकल बहुत चल रहा है, तो ये सब क्या है? चैनल है आपका। तो तुम्हारा चैनल है फेस टू फेस। ये चैनल से मैसेज पहुंचा किसके पास? रिसीवर के पास। रिसीवर ने तुम्हारे मैसेज को सुन लिया, उस छोटे पीहू ने, बच्ची ने आपका मैसेज सुन लिया, और मैसेज क्या था? पानी लाना था ना, तो तुमने एनकोडिंग की थी ना कि पीहू मम ले आओ। तो अब वो डिकोड करेगी और साथ में देगी तुम्हें फीडबैक। फीडबैक में क्या मिल जाएगा तुम्हें? वाटर, क्योंकि उसे मीनिंग मालूम था, मम मतलब पानी होता है। हाँ, हमारे घरों में तो बच्चों को मम मतलब पानी बोलते हैं ना। हाँ, हमारी अपनी अपनी लैंग्वेज हो सकती है, आपके घर में अगर बंगाली बोली जा रही है तो शायद आप कुछ और बोलेंगे, जॉल ले आओ, है ना, मतलब यू नो ना हाउ। तो उस हिसाब से क्या होगा? फीडबैक मिलेगा। अगर फीडबैक वही मिला जो सेंडर चाहता था, तो मानेंगे कम्युनिकेशन कंप्लीट है। और अगर पानी मांगा था उसने, पानी देने के लिए कर दिया, तो कम्युनिकेशन तुम्हारी फ्लॉप हो गई। समझ गए? इस तरह से कम्युनिकेशन चलती है। चलो आते हैं, ये तो मैंने रियल लाइफ का एग्जांपल दिया, अब आप सोचिए कंपनी में भी ऐसा ही होता होगा। क्या है ऑब्जेक्टिव्स कम्युनिकेशन करने का? क्यों करती है ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशन? अब इमेजिन करिए, आपके स्कूल में भी कम्युनिकेशन चल रहा होता है, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इस दिन टेस्ट पे पहुंचना है, ये डेट शीट होता है ना। अब आइए कम्युनिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एक फर्म में बात करते हैं। तो हमें एजुकेट और ट्रेन करने के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स होती है, वर्कर्स को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। अब सोचिए, बिना कम्युनिकेशन के क्या हम वर्कर्स को सिखा सकते हैं? नहीं। आज अपने आप को अपडेट करना, अपस्किल करना सबके लिए जरूरी है, तो कम्युनिकेशन जरूरी है। नेक्स्ट है, इंप्लॉइज को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है। हाँ, इंप्लॉइज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, ये मेन मकसद होता है मोटिवेट करना। और मोटिवेट करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, आपको उसके हिसाब से, इसके इंप्लॉइज के हिसाब से उनके गोल्स को उनको दिखाना पड़ेगा, उनको सपने बताने पड़ेंगे, उनकी लाइफ के अचीवमेंट का ध्यान दिलाना पड़ेगा, तब वो क्या होंगे। और मैंने कहा इन सब कामों के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, आपको अपनी तरह को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। नेक्स्ट है टू प्रमोट मैनेजरियल एफिशिएंसी। सोचिए, एक मैनेजमेंट करने वाले लोग, जिनको समय समय पे एम्प्लॉइज को गाइड करना है, नोटिसेस भेजनी है, सर्कुलर भेजने हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल बनाया है वो रिसीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन कम से कम खर्च में अपने काम पूरे कर सके। फिर चाहिए कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है टू इंप्लीमेंट डिसीजन क्विकली।
डिसीजन क्विकली लॉन्च करने के लिए, डिसीजन क्विकली अपनाने के लिए आपको अगेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स मैनेजर के डिसीजंस को इंप्लीमेंट तभी करेंगे जब उनके पास इजी एंड फास्ट कम्युनिकेशन होगी। नेक्स्ट है लीडरशिप का कैसे पता चलता है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया हुआ है, जिस व्यक्ति की बात सब मानते हैं, वो अज्यूम्ड लीडर है, वो एक्सेप्टेड लीडर है। हाँ, कहीं आप कोई लीडर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर की बात तो नहीं सुनते हैं, कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर जिसको आप ऑनलाइन देखते हैं, हाँ वो आपका लीडर बन जाएगा आपका, समझ गए। पर अगेन वो भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल से लीडर बना है, उसके अंदर वो क्षमता है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, आपको मोटिवेट कर पा रहा है, तो उसके अंदर है लीडरशिप क्वालिटी। नेक्स्ट है टू कैरी आउट चेंज। ऑर्गेनाइजेशन में हम जिस डायनेमिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया होना है, एंड जब हम चेंज के हिसाब से अपने आप को बदलेंगे नहीं तो हम तो पिछड़ जाएंगे, और चेंज इज इनएविटेबल। इन सबको चेंज को करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि एक इंस्ट्रक्शन दे दिया और फिर साल भर सो गए, ऐसा तो है नहीं। टाइमली हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ही दिए गए इंस्ट्रक्शंस को रिवाइज, अपडेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन फिर से करना पड़ेगा, और ये जरूरी भी है। चलिए, ये तो हो गया कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स। आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैरियर। मतलब कम्युनिकेशन अगर स्मूथली फ्लो ना कर पाए या कम्युनिकेशन में रुकावट आ जाए तो हम कहेंगे, ऑब्स्टेकल्स को कहेंगे बैरियर। मतलब हमने जो कहा, हो सकता है सामने वाले ने वो ना समझाओ। आइए पहला सुनते हैं, फिजिकल बैरियर। ज्यादातर डिस्टेंस या डिस्टर्बेंस। मान लीजिए आप कहीं बात कर रहे हैं, आप मान लीजिए गाना गा रहे हैं और कोई बहुत शोर मचा रहा है, क्या होगा? क्या कम्युनिकेशन सब तक पहुंचेगी, मेरा गाना सब तक पहुंचेगा? जवाब है नहीं। चलो तुम्हारे क्लास का एग्जांपल देता हूं। टीचर क्लास में पढ़ा रही है, हो सकता है बहुत इफेक्टिव ना हो आपका क्लास, हो सकता है टीचर का क्लास आपको बहुत अच्छा ना लगता हो, और पीछे वाले बच्चे अपने गाना गा रहे हैं, अपना शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या और भी कुछ चल रहा है, पीछे नॉइजेस आ रही हैं। क्या कहते हैं? कुछ समझ में आएगा? जी नहीं। तो नॉइज हमारा एनवायरमेंट में मौजूद डिस्ट्रक्शन, वे फिजिकल बैरियर्स हैं, है ना। एक एग्जांपल है टेलीफोन का भी। एक टेलीफोन कन्वर्सेशन चल रही है, पर टेलीफोन जो आपका डिवाइस है वो पुराना है, वो मैकेनिकल एरिया बैरियर है उसमें, ठीक है ना, वो ठीक से प्रॉपर नहीं चल रहा है, खर की आवाज आ रही है, बैरियर हो गया। एक बैरियर होता है जिसे हम कहते हैं पर्सनल या साइकोलॉजिकल बैरियर। वो इंसान की अपनी इमोशंस का बैरियर है, अपनी सोच का बैरियर है। कई बार हम कुछ चीजों के बारे में जजमेंट, फैसला अपने मन से ले लेते हैं क्योंकि हम उस तरह के व्यक्ति हैं। अब ये बैरियर किसी प्रिजुडाइज की वजह से होता है, किसी चीज के बारे में पहले से ही मेरी सोच बन जाती है। हाँ, हमारी किसी किसी व्यक्ति, किसी सिचुएशंस के बारे में पहले से ही हमारा एक माइंड बना हुआ है उसके बारे में। या तो हम कभी इंफीरियर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं, हो सकता है कोई मुझसे सुपीरियर है तो हम उससे इसलिए बात नहीं करते हैं, अरे हटो वो मेरा सुपीरियर, हम क्यों बात करें। या कोई हमसे बहुत ज्यादा जूनियर है, कहते हैं अरे हम क्यों महसूस करें। तो यहां पर सारे आपके किसकी, कहां से बैरियर शुरू हो रहा है? आपकी सोच से। कुछ टाइम की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और कई बार आप किसी मैसेज को समझ नहीं पाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, लैक ऑफ ट्रस्ट का। हाँ, एक एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे स्कूल में आज सडन हॉलीडे हो गया है, कोई कॉन्डोलेंस हो गया है, किसी की डेथ हो गई थी और स्कूल ने डिक्लेयर कर दिया हॉलीडे। सारे, हाँ, स्कूल में सडन कॉन्डोलेंस है तो पता भी नहीं था तुम्हें। तुम स्कूल की तरफ जा तो रहे हो, रास्ते में देखते हो कुछ लड़के मिलते हैं, हाँ वो तुम्हारे क्लास के ही हैं, और वो तुम्हें कह रहे हैं अरे 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 यार घर लौटो, स्कूल बंद है। पर तुम्हें उन लड़कों पे विश्वास नहीं है, अरे अरे बड़े जुट्ठे लड़के हैं यार ये, मना ही नहीं। मेरा तो इनके बारे में सोच है कि ये लड़के हमेशा मजाक करते हैं, मस्ती मजाक करते रहते हैं, आज मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो वो लोग तो घर लौट जाते हैं, पर तुम स्कूल जा करके जब स्कूल के गेट में पढ़ते हो कि ओहो यहाँ बाहर जो नोटिस लगी है कि आज स्कूल में कॉन्डोलेंस हो गया है, तब आके घर लौटते हो। ये है क्या, कम्युनिकेशन तो हुआ पर आपने उस कम्युनिकेशन को माना नहीं क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं था। समझ में आया? ये है पर्सनल या साइकोलॉजिकल बैरियर। कुछ बैरियर सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। वैसे सिमेंटिक शब्द का मतलब होता है साइंटिफिक वे ऑफ टू नो लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को समझना, उसके साइंटिफिक चीजों को समझना। कह सकते हैं कि टिपिकली लैंग्वेज बैरियर है। अब हो सकता है सेम वर्ड्स आपको अलग मीनिंग समझ में आता हो। आपको मैंने कहा राइट, तो आपने सोचा सर कह रहे हैं लिखने के लिए, पर मैं हो सकता है कह सकता हूं RIGHT। देखिए दोनों का
दोनों का ये होमोफोन वर्ड है, मतलब सेम वर्ड है, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं पर स्पेलिंग दोनों की अलग है, मीनिंग दोनों का अलग है। WRITE भी राइट है और RIGHT भी राइट है। तो इस तरीके से कई लोग अलग अलग तरीके से उसे इंटरप्रेट करते हैं। किस पे डिपेंड करता है इंटरप्रेट किस पे करेंगे, वो उनके खुद के एक्सपीरियंस पे, खुद की सोच पे। तो इस वजह से भी एक बैरियर पैदा हो जाता है। अब एक व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और वो बात जो कर रहा है वो आपकी लैंग्वेज में नहीं कर रहा है, तो आप सारे लैंग्वेज को डिकोड कर पाओगे? जरूरत ऐसे जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ आप समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। इमेजिन करिए एक चाइनीज है जो थोड़ी इंग्लिश और चाइनीज मिक्स करके बोल रहा है, क्या बैरियर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सिमेंटिक बैरियर है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटस बैरियर। ये तो सबसे आसान बैरियर है। जो टॉप पे बैठा व्यक्ति है, जो सुपीरियर है, वो थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा समझ गया ना, वो वाला बैरियर तो हमेशा रहेगा। वो अपने सबऑर्डिनेट से कम बात करना पसंद करेगा, या उनको कह सकते हैं कि उनको मैसेजेस कम पास ऑन करना पसंद करेगा। ऑर्डर जरूर देगा, इंस्ट्रक्शन जरूर देगा, पर बाकी चीजों को अपने पास रिटेन कर लेगा, इनफॉर्मली डील नहीं करेगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये वो बैरियर है जो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कई बार बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, ऊपर बैठे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद है डायरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट रेंज, है ना, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर अकाउंट्स, डायरेक्टर सेल्स, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। फिर इनके नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, फिर इनके नीचे भी फर्दर सबऑर्डिनेट्स हैं, फिर इनके नीचे भी सबऑर्डिनेट्स हैं। अब सोचिए इस सबऑर्डिनेट को अपना मैसेज पहुंचाना है, तो पहले वो यहां पहुंचाएगा, फिर मैसेज यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां। सो इट टेक्स अ होल लॉट ऑफ टाइम टू रीच टू दी सुपीरियर, है कि नहीं है? तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन ने जानबूझ का क्या बना रखा है, लॉन्ग लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बना रखा है। ठीक है, इससे इंफॉर्मेशन कई बार डिलेड भी होती है और बिगड़ भी जाती है, सही इंफॉर्मेशन ऊपर टॉप तक पहुंच ही नहीं पाती है। एक और प्रॉब्लम है, बैरियर एक और है, इन अटेंशन, मतलब ध्यान न देना। हो सकता है कि आपके क्लास का एग्जांपल है तो कि टीचर पढ़ा रही है और आप कहीं और सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इन अटेंशन से भी क्या हो गया, कम्युनिकेशन तो आपके दिमाग में गई नहीं, लेसन डिलीवर तो आपके दिमाग में हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब है हमारी क्लासेस में बहुत सारा बैरियर है, ध्यान से सोचिएगा। तो इन अटेंशन, हो सकता है आप बिजी हैं, हो सकता है आप किसी और चीज में ध्यान लगाए रखे हैं। हो गया, मैसेज खत्म। आइए कैसे दूर करें इन बैरियर्स को। बैरियर तो समझ में आ गया, रुकावटें आ गई। अब रुकावटों को दूर करने का पहला तरीका है, मैसेज को अच्छी तरह से हम प्लान आउट करें, ड्राफ्ट करें, क्लियर मैसेज लिखें, कंसाइज मतलब टू द पॉइंट मैसेज लिखें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि ऑडियंस क्या चाहता है, ऑडियंस के हिसाब से मैसेज बनाएं। ठीक है, एडिक्वेट मैसेज हो, एप्रोप्रिएट मैसेज हो। एक और ध्यान देना है, लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो ऑडियंस को समझ में आ रही है। हाँ भाई, मैं अगर तमिलनाडु में चले जाऊं और यम्म यल अन्नगड़ा तो अगर मैं, हाँ मुझे तमिल नहीं आती है, डोंट वरी, अगर मैं वहां जाके तमिल ऑडियंस के सामने तमिल में बोलूंगा तभी तो मेरा कम्युनिकेशन वहां पहुंचेगा। समझ गया ना? तो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी दैट विच इज अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इसको तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मतलब आप बोलिए और सिर्फ बोलते रहिए, सामने वाले को बोलती बंद कर दीजिए। ना 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 ना, ये नहीं मत करिए प्लीज। सामने वाले का फीडबैक का भी वेट करिए, रिस्पॉन्ड का वेट करिए। ठीक है, टू वे ट्रैफिक, टेलिंग एंड लिसनिंग बोथ। और साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इससे पहले मैंने बताया था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जो टॉप लेवल पे बैठा है वो सबऑर्डिनेट से बहुत 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 ऊपर बैठा हुआ है, तो इसीलिए फ्लो ऑफ जो इंफॉर्मेशन है, जिसे हम स्केलर चेन कहते हैं, वो बहुत लॉन्ग हो जाती है, मैसेज डिलेड और डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। तो उससे अच्छा बचने का तरीका क्या है कि हमें चेन ऑफ कमांड्स को शॉर्ट रखना है, मतलब कम से कम पोजीशंस रखनी है ताकि कम्युनिकेशन जल्दी से सुपीरियर तक पहुंचती जाए। ठीक है, और क्या ध्यान देना है? कंसिस्टेंसी का ध्यान देना है। जब भी आप कम्युनिकेट करिए तो उसी कम्युनिकेशन को जो आप पहले से चला आ रहे हैं उसी को बेसिस पे बना के चलते रहिए। अब सोचिए, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, सीरियस डिस्कशन कई दिनों से चल रहा है, कंपनी के गोल्स के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, बैलेंस शीट्स के बारे में, प्रॉपर बिजनेस कैसे करें, और बहुत सारे चल रहा है। पर कोई इसमें बीच में डायरेक्टर आ जाए और गाना गाने लगे, कोई फिल्मी गाना गाने लगे, ये क्या है अजीब, इट विल बी आउट ऑफ द बॉक्स। तो कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए?
वैसी ही होनी चाहिए जैसा आपका गोल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के बेसिस पे चल रहा है, जो जिस पर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। नो कॉन्ट्रडिक्शन, बीच में शब्दों का, एक्शंस का नहीं होना चाहिए। और कैसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए? एम्पैथेटिक, मतलब जब आप कम्युनिकेट करिए तो उसके बारे में भी सोचिए जो सुन रहा है। मतलब कम्युनिकेटर को हमेशा कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि अगर मैं उसकी जगह होता और मैंने ये शब्द बोले होते तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता। इसीलिए कई बार कहा गया है ना कि आप दूसरों को जब कुछ बोला करिए, डांटिए, गाली दीजिए, नाराज होइए, तो ये सोच के नाराज होइए कि अगर यही शब्द मुझ पे बोले जाएंगे तो क्या होगा। दिस इज कॉल्ड एज एम्पैथेटिक, ठीक है। तो एक लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत समझना है। नेक्स्ट है फीडबैक। कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक फीडबैक न दिया जाए, समझ गए। सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फीडबैक का मतलब है कि सामने से आपको पता चल रहा है कि जिस वे में आपने कम्युनिकेट किया था उसी वे में सामने वाले के हेड में वो इंफॉर्मेशन गई कि नहीं। सो इट इज लाइक थिंकिंग व्हाट इज इन योर ब्रेन एंड गेटिंग दैट वाइब्स इनटू द ब्रेन ऑफ द रिसीवर। So this brings to the end of this chapter। हाँ, मैंने ये नोट्स आपके लिए ऑलरेडी बना रखे हैं, इस नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारे पास एक ऐप है, मेरा ऐप जो है वो एक्चुअली में गूगल से शायद प्ले स्टोर होता है ना, हाँ वहां से चोरी हो गया है, हैक हो गया है कह सकते हैं, और मैंने आप लोगों के लिए ड्राइव में इसको डाल रखा है, आप वहां से डाउनलोड करके इसको रिसीव कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू और ऑल द बेस्ट।